हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लासेज में। हम चर्चा कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। हमारे पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और अब रासायनिक समीकरण को या अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पहले ये देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे रूप में कैसे लिखा जाता है, फिर उनको संक्षिप्त रूप में सूत्रों के द्वारा लिखा था जिसको हम कंकाली समीकरण बोल रहे थे। अब हम आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण जो कंकाली समीकरण है उनको संतुलित कैसे किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। जो रासायनिक समीकरण हम संतुलित करते हैं उसको संतुलित करने का क्या महत्व है और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसे कि हम पिछली कक्षा 9 में पढ़ चुके कि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इस नियम में हमने पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते हैं और न उसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक दोनों के ही तत्वों का द्रव्यमान बराबर होता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों और तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होता है। इससे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण हम जो लिख रहे हैं उस अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक होते हैं, उनके तत्वों की संख्या भी समान ही रहनी चाहिए। तो इसके निष्कर्ष निकल रहा है कि समीकरण में उत्पाद व अभिकारक के परमाणुओं की संख्या समान होना आवश्यक है। अतः कंकाली समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। समीकरण को संतुलित करने से हमें ये भी पता चल जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब प्रयोगशाला में किया जाता है तो हमें किस पदार्थ की या अभिकारक की कितनी मात्रा का उपयोग करना होता है और उसको
कितनी मात्रा के अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करवानी, और उत्पाद होता है वो भी कितनी मात्रा में प्राप्त होता है। इस तरह से हम संतुलित समीकरण से इन सब के बारे में आसानी से जान सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं समीकरण को संतुलित करने के बारे में। तो हम लिखते हैं समीकरण संतुलित करना। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए हम कुछ चरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि Zn प्लस H2SO4, तो उत्पाद प्राप्त होता है ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ हम देखते हैं एक सूची बना करके कि उत्पाद और अभिकारक। तो यहाँ उत्पाद में Zn की संख्या और अभिकारक में Zn की संख्या 1, अभिकारक में भी Zn की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है और अभिकारक में भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर की बात करते हैं तो उत्पाद में भी संख्या 1 है और अभिकारक में भी सल्फर की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये उत्पाद में भी 4 है और अभिकारक में भी 4 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समीकरण है जो है वो पहले से ही संतुलित है। तो इसको हम लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4। तो ZnSO4 प्लस H2 संतुलित समीकरण। अब हम दूसरे समीकरण पर चर्चा करते हैं। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे Fe प्लस H2O, उत्पाद में प्राप्त होता है Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ देखते हैं कि जो अभिकारक है और उत्पाद, उनमें हम देखते हैं कि जो आयरन है वो अभिकारक में 1 है और उत्पाद के अंदर 3 है। तो यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि जैसे ही समीकरण लिखते हैं तो समीकरण लिखने के बाद हम इसको संतुलित करने के लिए अलग अलग स्टेप या चरण का उपयोग करते हैं, जिससे हमें संतुलित करने में आसानी रहे। तो हम पहला चरण लिखते हैं और पहले चरण में हम लिखते हैं कि जो समीकरण हम लिख रहे हैं या जिसे हमें संतुलित करना है उसे हम प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में लिखेंगे, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें सूत्र को परिवर्तित करने में की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे Fe, तो हमें इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर है उस सूत्र को नहीं बदलना है। H2O है तो इस H2O के सूत्र को भी नहीं बदलना है। Fe3O4, तो इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर है इस सूत्र को में भी परिवर्तन नहीं करना है। H2, इसके सूत्र में भी परिवर्तन नहीं करना। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप, समीकरण संतुलित करने का दूसरा स्टेप है कि हमें सभी तत्वों के परमाणुओं की सूची बनानी, चाहे वो उत्पाद हो चाहे अभिकारक हो। तो हमें चरण 2 कहता है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की
सूची बनाना। तो सूची बनाने में हम क्या करते हैं, एक तरफ परमाणु लिखते हैं या तत्व है, और दूसरी तरफ अभिकारक और उत्पाद, जिससे हमें इनको अलग अलग लिखने में आसानी रहे। एक सारणी बना लेते हैं। जैसे पहला तत्व होता है Fe, आयरन। तो अभिकारक में इनकी संख्या 1 है और उत्पाद के अंदर इनकी संख्या 3 आ रही है। फिर दूसरा तत्व हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन में उत्पाद में इसकी संख्या, अभिकारक में किसकी संख्या आ रही है 2 और उत्पाद में आ रही है इनकी संख्या 2। तो यहाँ पे ये बराबर है। फिर अभिकारक में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन है, उसकी संख्या 1 आ रही है और उत्पाद में उसकी संख्या 4 आ रही है। तो इस तरह से हम अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं के तत्वों की सूची बनाते हैं। अब तीसरा चरण, तीसरे चरण में हम सुविधा के लिए ये देखते हैं कि इन दोनों अभिकारक और उत्पाद में ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। जैसे आयरन की बात करते हैं तो इसमें 1 और 3 है, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 और 2 है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 1 और 4 है। तो सर्वाधिक अंतर ऑक्सीजन में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम उस तत्व के परमाणुओं को चुनेंगे जिसमें सर्वाधिक अंतर है, उसी को ही संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो चरण 3 क्या कहता है कि सर्वाधिक अंतर वाले तत्वों का चुनाव कर उसे संतुलित करना। अब जो कैसे करते हैं इसको संतुलित, कि वैसे वह पुनः हमें समीकरण लिखनी है। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम इस बॉक्स में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि हम H2O2 ना तो इस तरह से लिख सकते हैं और ना ही H2O4 लिख सकते हैं, हमारा ये दोनों ही गलत है। इसके लिए हमें इसको संतुलित करना हो तो इस बॉक्स के बाहर जो भी परिवर्तन करना है वो करना है। तो अब इसको 4 बनाने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी प्रकार हम H2O है, इसके आगे अगर ऑक्सीजन है 1 है, अगर यहाँ 4 लिख देते तो हैं तो ये ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो जाएगी। इस तरह से हम संतुलित करेंगे। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन सर्वाधिक अंतर वाले तत्वों का संतुलित करना। चौथा चरण, चौथा चरण कहता है कि Fe या हाइड्रोजन, जैसे हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया, फिर बच गया हाइड्रोजन और आयरन, इन दोनों में से किसी एक को संतुलित करना है। जैसे हम अभी देख रहे थे कि सर्वाधिक अंतर वाला, तो यहाँ हमने जैसे ही हमने इधर H4 लगाए तो हाइड्रोजन की संख्या 4 × 2 8 हो जाती है। इसका मतलब हमें यहाँ 4 इससे भी मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन से भी, और उत्पाद में देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 ही है और यहाँ हो जाते हैं 8। तो हम दूसरे तत्व का संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन का चुनाव करेंगे। तो Fe व H2 में से H का चुनाव करना, और इसको संतुलित करने के लिए पुनः समीकरण लिखते हैं। और हमें वो पुनः ध्यान रखना है कि हमें बॉक्स के अंदर वाले तत्वों के सूत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि अगर बॉक्स के अंदर वाले तत्वों को हमने
किसी थोड़ा सा भी परिवर्तित कर दिया तो हमारी समीकरण गलत हो जाएगी, क्योंकि तत्वों के सूत्रों में परिवर्तन करने का मतलब है कि अभिक्रिया बदल जाना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 4 किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार हमें उत्पाद में भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। अर्थात जो H2 लिखा हुआ है उसके आगे हमें 4 लिखना है, जिससे यहाँ H2 4 दूनी 8 हो जाते हैं, इधर भी 4 दूनी 8 हो जाते हैं। ऑक्सीजन 4 एकम 4 हो जाते हैं और इधर भी 4 है। इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। अब 5वें चरण में हम बाकी तत्वों के बारे में देखते हैं कि कोई तत्व संतुलित हुआ या नहीं हुआ, या किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए शेष तत्वों की जांच करना। अब शेष तत्वों की तो जांच कैसे होगी, वही हमें समीकरण लिखना है। Fe प्लस H2O, इसके आगे हमने 4 लगाया था, प्लस एरो, फिर Fe3O4, वही कोष्टक बॉक्स बनाना है, प्लस 4 H2। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमने यहाँ और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनको तो संतुलित कर दिया है, लेकिन जो आयरन है उसमें उत्पाद में इसके परमाणुओं की संख्या 3 है, जबकि अभिकारक में इसके परमाणुओं की संख्या 1 ही है। तो शेष हमारा तत्व आयरन बच गया, तो हमें उसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए जैसे ही हम यहाँ इधर 3 है तो इसके आगे 3 लिख देते हैं। जैसे हमें पिछला जो हमारा था बॉक्स जो सूची थी उसमें हमें जैसे यहाँ 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी समीकरण संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार हमें इसके आगे भी 3 लिखने के साथ साथ हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। इस तरह से जो चरण 5 है वो पूरा हो जाता है। फिर चरण 6 है। इस चरण 6 में हम समीकरण की पुनः जांच करते हैं। कि संतुलित करते समय कोई तत्व सह न गया हो या फिर संतुलित कर दिया हो, लेकिन कुछ दूसरे तत्व में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन न आया हो। अब हम बात करते हैं कि चरण 7 की, और चरण 7 में हमें जो समीकरण हमने लिखी है उसके तत्वों की अवस्था को दर्शाना होता है। अब अवस्था को कैसे दर्शाएंगे, जैसे ठोस अवस्था में हमने अभिकारक या उत्पाद प्राप्त होता है तो उसके लिए स्मॉल s का उपयोग करते हैं। द्रव्य अवस्था में प्राप्त होता है तो उसके लिए L लिखते हैं। गैस अवस्था में प्राप्त होता है या गैसीय अवस्था में उपयोग करते हैं तो उसके लिए G लिखते हैं। अगर वह विलयन है या जलीय है तो उसके लिए एक Q का उपयोग करते हैं। जैसे Fe3, तो यहाँ सॉलिड स्टेट में इसका उपयोग किया जाता है, प्लस H2O4, तो ये लिक्विड है, जल है, प्लस एरो, फिर Fe3O4, तो ये हमें ठोस रूप में प्राप्त होता है। जंग होता है, लोहे पे जंग लगना, वो ठोस ही रूप में होता है, इसलिए इसको S में, और जो H2 है वो हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए G। तो इस तरह से हमारी समीकरण
संतुलित हो जाती है और इसको अलग अलग अवस्थाओं में भी दर्शाया जाता है। अब हमने जो समीकरण संतुलित की है, इस समीकरण को संतुलित करने की एक विधि होती है। अब समीकरण को, जिसको हम हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, तो अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब हिट एंड ट्रायल विधि क्यों कहते हैं कि क्योंकि यहाँ हमने सबसे छोटी संख्या के गुणांक को, अब सबसे छोटी संख्या कैसे, जैसे यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 4 है, इसके पूर्णांक गुणांक को गुणा किया है। छोटी संख्या से ही तो गुणा किया है, बड़ी संख्या को थोड़ी ना गुणा किया है, जैसे 4 को थोड़ी ना मल्टीप्लाई किया है, छोटी संख्या को गुणा किया है ना। इसलिए हमने सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके हमने समीकरण को संतुलित किया है, तो इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या के पूर्णांक के गुणक को संतुलित करके समीकरण को